नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है चुनावी खबर अखबार पर नजर। जी हाँ, आज सुबह हमारा मकसद यही रहता है कि आप घर बैठे बिठाएं तमाम खास खबरों को बहुत साफ शब्दों में, बहुत सरल भाषा में जान पाएं। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए खबरों का सफर शुरू करते हुए आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ललकारा है। कहा कि लिखकर दे कांग्रेस कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने पेपर में जगह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन लिखित में गारंटी दे कि वो धर्म के नाम पर कभी आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, इस खबर को तरजीह दी है, जैसा कि पूजा आपको बता रही थी, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा गया है। पीएम बोले कांग्रेस के शहजादे व पार्टी घोषणा करें कि वे आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस के पास ना मुद्दे हैं ना विजन है, इसलिए वह अब 40 सीटों पर सिमट कर रह गई है। SC ST व OBC को आरक्षण संविधान ने दिया है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। तो गुजरात के बनासकांठा में बुधवार को रैली थी, जहां पर वह इस दौरान संबोधित करते नजर आए थे। देखिए, इस खबर को जरा आप समझिए, चूंकि लगातार आप देखेंगे कांग्रेस हर मंच से इस बात को कह रही है कि या तो बीजेपी वापस आती है, संविधान में बदलाव किया जाएगा, दूसरा आरक्षण को मसले को लेकर, आरक्षण पर जो मसला है उसको लेकर लगातार जो बीजेपी है, NDA है, उसको घेरा जा रहा है। पूजा, साफ तौर पर आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि 50% का जो कैप लगा हुआ जो आरक्षण है उसे हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, 50% की कैप का जिक्र राहुल गांधी लगातार करते नजर आते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री अलग अलग मंच से बार बार इस बात को दोहराते भी नजर आ रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब खास बात क्या है वो समझ लीजिए। जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद होते हैं तो राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते हैं कि आरक्षण जो है वो SC ST OBC को उनके जनसंख्या रेशियो के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अवसर उनको उनके जनसंख्या रेशियो के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अवसर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कोड करते हैं कि आरक्षण का आधार कभी भी धर्म या जाति नहीं हो सकती। उसके लिए आप इकोनॉमिक तरीके से अगर वीक हैं, आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, जिस वक्त आरक्षण की शुरुआत की गई थी तब आपने देखा होगा किस तरीके संविधान में कहा गया था, यदि उन तमाम जातियों को प्रमोट किया गया था जो अपने आप में वंचित थी, उनको प्रमोट किया गया था। अब जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम विकसित होने की श्रेणी में पहुंच रहे हैं, उस बीच आप लगातार आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं उन तमाम वंचितों को, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान कहा है कि यदि मान लीजिए कि तमाम वंचितों, SC ST और भी गरीब तबके के लोगों को यदि आरक्षण में 78% की, 70% की जरूरत पड़ी तो हम, यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसको देने में गुरेज नहीं करेगी। ये तमाम बड़ी बातें की गई। इन्हीं तमाम बातों को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट कर रहे हैं कि पहले आप लिख के दीजिए कि आप जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो साफ मानिए, यानी कि आप ये यकीन मानिए कि देश के हित में ये नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, अगर इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को भी आप समझ लीजिए और इसके अलावा इसके हिडन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझ लीजिए। अब कई ऐसी आबादियां मौजूदा समय में देश के अंदर हैं जो कि जिनकी तादाद शायद 1%, 2%, 3% है, जो हो सकता है कि इकोनॉमिक तौर पर संपन्न हो, लेकिन कई ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक तौर पर संपन्न नहीं हैं। एजुकेशनल लेवल पर उतना ज़्यादा उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। क्या जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण का बंटवारा होता है तो क्या ये ठीक है कि उनको मौका कम मिले, या अगर जनसंख्या के आधार पर या जाति के आधार पर किसी को आरक्षण मिलने लग गया तो क्या लोग जनसंख्या वृद्धि की तरफ, विस्फोट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? इस पर भी आप एक बार विचार कीजिए।
देखिए, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ तौर पर आरक्षण का ऐसा मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है और इसके बावजूद ज़रा हम नज़र दौड़ाएं किस तरीके से बीजेपी जो है बड़ा ही सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आपने उनको न्योता नहीं भेजा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस जो है हर मंच से बीजेपी को अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST कोटे को लेकर घेरने की कोशिश लगातार करे। हालांकि अब जरा आप गौर करिए, बीजेपी जो हमेशा से एक अलग सेफ जोन में खेलने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं अब वह इस तरीके से अब अपने आप को बचाव की मुद्रा में भी आ गई है। थोड़ी सी जो चिंता की लकीर है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर अब जरूर साफ तौर पर दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। लोकल स्कूलों में बम की धमकी मिली। जी हां, इससे दिल्ली NCR दहल गया। 178 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। देखिए, तमाम अखबारों ने, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, सभी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। सभी स्कूलों को एक ही मेल ID से मेल जारी किया गया है। देखिए, इस खबर को मैं भी आपको दिखा रही हूँ, पूजा भी आपको दिखाएंगी। बिल्कुल, देखिए बम से उड़ाने की धमकी ये देखिए दी गई है। कैसे इस खबर को जगह दी गई है NBT में, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दैनिक जागरण ने जगह दी है, पूजा NBT भी आपको दिखा रही हैं किस तरीके से तमाम स्कूलों को। देखिए, संख्या जो है पूजा, वो आपने देखा होगा 178 कहीं है, कहीं 200 है, कहीं 150 है। ये देखिए, NBT ने इसमें 200 स्कूलों का जिक्र किया है। हाँ। और आप देखिए, खास बात क्या थी, शाम होते होते जब कल हम इस खबर को पढ़ रहे थे लगातार, तो पूरे दिन, और खास बात ये रही कि कल बच्चों का 10th का एग्ज़ाम था, कई सारे क्लासेस का एग्ज़ाम चल रहा है, और ऐसे में उनका पूरा एक दिन स्पॉइल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि दिल्ली पुलिस को, और साथ में बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, कई लोगों को कल पूरे दिन परेशान होना पड़ा। और लास्ट में पता चलता है कि ये मेल कहाँ से आया था, जिस मेल ID से ये तमाम चीज़ें भेजी गई थी, वो मेल ID रूस की थी। बिल्कुल, ये समझ लीजिए। सर्विसेज की ये मेल ID थी। वहीं पुलिस का ये भी कहना था कि जिस मेल ID से धमकी दी गई है, उसके शब्द स्वारिम का इस्तेमाल किया, यानी कि इस्लामिक स्टेट ISIS का इस्तेमाल किया गया। लंबे समय से इसी भाषा का इस्तेमाल करा है। ऐसे स्कूलों की फहरिस्त लंबी है जिन्हें धमकी भरा मेल मिला है। हालांकि कल आपको देखा होगा 12 होते होते पूजा, जिस तरीके से हम भी खबरें पढ़ रहे थे, गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और तमाम स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको कहा कि आप चिंता न करिए, सब कुछ सेफ है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और सबसे अहम बात इसमें मैं कोड कर दूं कि इसमें 103 सरकारी बिल्डिंग्स में बम रखे होने की बात कही गई थी। खास बात क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये मेल्स आए और पूरा का पूरा दिल्ली कल परेशान हुआ, बच्चे बिलखते हुए देखिए, वो नजर जो आए, तस्वीर मैं अभी आपको रोते दिखाने हुए की कोशिश कर रही थी, नजर आए। देखिए ये तस्वीर देखिए जरा, जिस तरीके से दैनिक जागरण ने इस खबर को, देखिए इस बच्चे का चेहरा देखिए आप। यदि इस तरह की सूचनाएं स्कूलों में होंगी तो नौनिहालों के मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल गए होंगे, आपको भी जाहिर सी बात है चिंता हो रही होगी। देखिए, बच्चे की तस्वीर है, कितना परेशान ये बच्चा नजर आ रहा है। तो कम से कम ये बहुत समझने की जरूरत है कि जो आप जिस तरह की सूचनाएं आती हैं, इस तरह की जब खबरें आती हैं ना, तो बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है ना, उस पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो उनके भविष्य के लिए, उनकी मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं होता। बिल्कुल, देखिए, रूसी VPN का इस्तेमाल करके एक ही ID से ये सभी मेल्स भेजे गए थे। और ख़ास बात ये भी रही कि जब स्टार्टिंग में सुबह 8 बजे तक खबर आ रही थी, तो उस दौरान 4 स्कूलों का जिक्र था, जिसमें दिल्ली DPS का जिक्र था, इसके अलावा संस्कृति स्कूल का जिक्र था, एमिटी कॉलेज का जिक्र था, और भी एक कॉलेज का जिक्र उसमें नज़र आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे स्कूलों की तादाद बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे शाम होते होते पता चला कि ये मेल लगभग 200 स्कूलों को गए हैं। और उस दौरान दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने, दीपिका, खास बात ये बोली कि जो मेल भेजा गया है सभी को, उनके इनबॉक्सेस में जो मेल था, सेम मैसेज, सबकी लैंग्वेज एकदम लैंग्वेज सेम थी, मेल सेम था। लेकिन राहत की बात यह है
कि कुछ भी अनहोनी पूजा नहीं हुई, वरना बिल्कुल बहुत यूं कह सकते हैं कि खराब माहौल उस वक्त बन जाता। चलिए बिल्कुल, पूजा आगे क्योंकि बढ़ते हैं। इलेक्शन भी चल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना आरक्षण हटाएगी ना कांग्रेस को हटाने देगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा कभी भी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म नहीं करेगी और न ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। देखिए, ये खबर बहुत खास हो जाती है पूजा, क्योंकि लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से हर फोरम पे, हर मंच से घेरते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को, तो अब ये स्पष्ट किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कि देखिए आरक्षण खत्म नहीं होगा, आप इसमें चिंता न करें। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो नब्ज पकड़ ली है बिल्कुल, और समझ गई है कि अब आखिरकार कैंपेनिंग को किस डायरेक्शन में शायद लेकर के जाना है, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, ये देखिए इस खबर को यहाँ पर अमर उजाला ने जगह दी है। मैं एक बार इस खबर को पढ़ के भी सुना देती हूँ। भाजपा ना आरक्षण हटाएगी न कांग्रेस को हटाने देगी, ये अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये कोरबा में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे अमित शाह। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा ना तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हटाएगी और ना ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि उनके नेताओं ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था वो ठुकरा दिया। अब देखिए, रामलला अपनी जगह पर है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आरक्षण को बार बार मंच से बोला जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण के 50% कैप को वो हटा देंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री और अमित शाह जातिगत जनगणना का भी उन्होंने जिक्र किया और अमित शाह और प्रधानमंत्री लगातार क्लेरिफिकेशन आरक्षण पे देना उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का कैंपेन जो है वो अब आरक्षण के चारों तरफ घूमता हुआ तीसरे चरण का जो मतदान है, हम ये कह सकते हैं कि संभवतः अब आरक्षण पे जा रहा है। देखिए, क्योंकि कोरबा में कल मौजूद थे, 370 हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया, ये बातें कही। इसके अलावा देखिए, एक बार फिर से अमित शाह गरजे। अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो फिलहाल देखिए, नक्सलवाद को भी टारगेट किया गया है और इसी को लेकर किस तरीके से जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इन तमाम जातियां जो कि अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इन तमाम जातियों को हम आए सत्ता में तो प्रमोट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो बीजेपी है थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है बहुत सोच समझ के अब कदम रख रही है, क्योंकि पता है, ऐसा लग रहा है मानो कि कांग्रेस ने कोई नब्ज जो है वो बीजेपी की मानो पकड़ ली हो और लगातार इसी मसले को लेकर बीजेपी एक हर फोरम पे, तमाम जो बड़े नेता आप सुन लेंगे, किसी भी मंच पे सुन लेंगे तो आप ये कहते नजर आएंगे कि आरक्षण को हम खत्म नहीं करेंगे, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अनुसूचित जाति, SC ST के लिए जो लागू था आरक्षण वही लागू रहेगा। ये यहाँ पर अफवाह जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगातार फैलाई जा रही है। लेकिन अब चूंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव आने वाला है, अब ऐसा लग रहा है कि तीसरे चरण का जो चुनाव है वो आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द इसलिए भी घूमने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कोट किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस अगर लिखित में इस बात को दे सकती है कि आरक्षण को वो खत्म नहीं करेगी तो हम स्वीकार करें। भाई, आप माइनॉरिटी वोट बैंक से कहीं ना कहीं डरते हैं और आप उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस में माइनॉरिटी का जिक्र करते हैं, इस्लामीकरण का जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। अगर ये सच नहीं है तो क्या वो सच है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के GST कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कलेक्शन पहुंच गया है 2 लाख करोड़। इंडियन एक्सप्रेस समेत तमाम अखबारों ने इस खबर को छापा है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का हम जिक्र कर ही रहे हैं, किस तरीके से दैनिक जागरण ने भी इस खबर को पहले पेज पे जगह दी है। पहले पेज पे नीचे की तरफ इस खबर को छापा गया। देखिए,
ये देखिए, पहली बार जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। 43,846 करोड़ रुपए था पिछली बार। वहीं राज्य जीएसटी की बात करी जाए 53,578 करोड़ रुपए था। इसके अलावा एकीकृत जीएसटी 99,623 करोड़ रुपए था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 37,826 करोड़ रुपए शामिल थे। बिल्कुल, देखिए अभी ये समझ लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरीके से इस खबर को स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है। फ्रंट पेज पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इकोनॉमी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ओवर 2 लाख करोड़ हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन, यानी कि जो मासिक कलेक्शन है उसमें हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2 लाख करोड़ रुपए का। और ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश की इकोनॉमी के लिए राजस्व का कलेक्शन या यूं कहें कि जीएसटी का कलेक्शन, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं अपने दाएं बाएं आसपास, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से ही संभव हो पाता है। जो बजट सरकार आपको अलॉट करती है वो भी आपके पैसों का ही नतीजा है। इस वजह से जीएसटी को भरना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ इंडिया आपसे अपील करता है कि अगर अभी तक आप जीएसटी कैडर में नहीं हैं तो भी आप जीएसटी भरिए। जीरो जीएसटी भी भरा जाता है, वो भरना, जीरो टैक्स आप पे कर हर सकते किसी को हैं। भरना चाहिए। बिल्कुल, आप एक जागरूक नागरिक हैं, इस बात की पहचान है जीएसटी भरना। देखिए, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने यह भी कह दिया कि कुशल कर वसूली के चलते हासिल किया मील का पत्थर। देखिए, अब चूंकि ये इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस के बीच में ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। देश किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है, किस तरीके से अब आगे बढ़ता जा रहा है। कभी विकासशील देशों में तुलना हुई थी, अब विकसित देशों में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपने आप में ये संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी खबर है, ये हेल्दी खबर है। बिल्कुल, और इसी के साथ न्यूज़ इंडिया ये भी अपील करेगा कि जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, हो सके तो अगले चरण में मतदान भी रिकॉर्ड तोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि 2 फेज से लगातार मतदान बहुत स्लो चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा। अमेठी और रायबरेली में सस्पेंस बरकरार है। आज आ सकता है कांग्रेस का फैसला। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। लोकसभा चुनाव 2024 इलेक्शन को लेकर एक और लिस्ट मंगलवार को जारी की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पे सस्पेंस बरकरार रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है। अमेठी और रायबरेली कैंडिडेट्स इन 24 आवर्स, जिक्र कल कांग्रेस ने किया था, लेकिन फिलहाल इस जिक्र को भी अब 24 घंटे बीत गए और ऐसे में अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि आखिरकार कब बिल्कुल, चलिए इन दोनों आपको बता दें, कैंडिडेट्स को यहाँ से उतारेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी और रायबरेली से भी कल जो की ये एनडीए के खबर कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी, क्योंकि अपनी परंपरागत सीट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही मना करें इस खबर पर, इस सीट से लड़ने के लिए। चलिए, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाएगा, वापस हम लौटते हैं। बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, अमेठी और रायबरेली सीट का जिक्र किया था, तो ये खबर मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। दीपिका भी आपको ये खबर दिखा रही हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को कवर किया है। देखिए, खास बात क्या है, 24 से 30 घंटे का जिक्र किया गया था। 24 से 30 घंटे का जिक्र किया गया था कि 30 घंटे के अंदर कम से कम कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो पत्रकार थे उन्होंने जयराम रमेश से सवाल पूछा कि भाई आप देरी क्यों कर रहे हैं, क्या राहुल और प्रियंका को इन दोनों सीटों से उतारने में आपको डर लगता है क्या? तो जयराम रमेश ने एक जवाब दिया, वो जवाब आपको सुनना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने रायबरेली से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद हैं, कोई डरा हुआ नहीं है और चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप ने कांग्रेस चुनाव समिति से राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से
खड़ा करने की अपील की है। राहुल गांधी साल 2004 से लगातार 3 बार अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि जब बार बार राहुल और प्रियंका का जिक्र होता है, रायबरेली और अमेठी का, जब रायबरेली सोनिया गांधी ने छोड़ दिया और वो राज्यसभा के रास्ते अब आगे बढ़ रही हैं, तो प्रियंका गांधी को आइडियली उस सीट पर फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को आगे बढ़ना चाहिए। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है, ये 2 सीटें जो है ये मात्र उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं हैं। इन सीटों के बारे में गहमा गहमी इसलिए हो जाती है क्योंकि गांधी परिवार की ये परंपरागत सीटें हैं। तो आप ये समझिए कि जहां इन दोनों सीटों की बात कर लीजिए, चाहे अमेठी की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप रायबरेली की बात कर लीजिए, रायबरेली से 5 बार सांसद चुनी गई सोनिया गांधी, और यदि हम जिक्र करते हैं अमेठी का तो यहाँ से 3 बार सांसद चुने गए हैं राहुल गांधी। इसीलिए सीट जो है वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट हो जाती है। अब यहाँ से चूंकि अब यदि हम आज से गिने तो 2 दिन मात्र देखिए आप नामांकन के लिए, नॉमिनेशन के लिए रह जाते हैं। अब यूं की कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर नाम तय कर लिए जाएंगे। तो क्या वजह है कि 24 घंटे के भीतर नाम तय कर लिए जाएंगे, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए दिलचस्प कहीं ना कहीं ये भी है कि नहीं दीपिका, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी। रायबरेली और अमेठी के लिए ये भी कहा जाता है कि जिस दौरान आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर किसानों ने बहुत बड़े लेवल पर अपनी जान गंवाई थी। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेठी और रायबरेली पर अपना विशेष कई तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज से लगा हुआ वो क्षेत्र था। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष फोकस रायबरेली और अमेठी के किसान लीडर्स के साथ में हुआ करता था, और उनके साथ में कांग्रेस के तमाम लीडर्स उस दौरान, जो संघर्ष के दौरान उन्होंने लाठियां खाई हैं। और यही रीजन है कि अमेठी वही हम कह रहे और हैं रायबरेली को सबसे सेफेस्ट सीट कांग्रेस के लिए माना जाता है। अब ऐसे में सवाल ये कि जब इतनी सेफ सीट है तो प्रियंका और राहुल पीछे क्यों हट रहे? देखिए एक तरफ से आप ये समझ लीजिए जरा, यदि हम देखें, यदि राहुल गांधी अमेठी से, चूंकि अब वायनाड से वो सांसद भी हैं, वायनाड से भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, अब मान लीजिए कि वायनाड और अमेठी ये दोनों ही ऑप्शन उनके पास हो, तो फिलहाल यकीन मानिए किसको वो छोड़ेंगे? अमेठी को वो छोड़ देंगे तो वो भी ठीक नहीं, वायनाड वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कैसे कैसे जो हिंदी भाषी बेल्ट से कांग्रेस इस वक्त कमतर अपने आप को आंक पा रही है, यानी कि हिंदी बेल्ट पे वर्चस्व कम है, जो बचा कुचा जो वर्चस्व आता है, थोड़ी बहुत जो स्थितियां ठीक ठाक हैं वो साउथ में आकर ठीक हो पाती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वायनाड का साथ नहीं छोड़ा जा सकता। फिलहाल देखिए इन तमाम चीज़ों में जो पिसता है ना वो होता है कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता है कि उनके तमाम जो बड़े चेहरे हैं, गांधी परिवार जो है इन सीटों से उतरे, लेकिन यहाँ पर नए चेहरों को मौका देने की बात फिलहाल लगातार सामने आ रही है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्या नए चेहरे अमेठी और रायबरेली के लिए, कांग्रेस के लिए उचित फेस होंगे? ये देखने वाली बात होगी और ये बहुत जल्दी गांधी परिवार को समझना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, देखिए ये भी समझ लीजिए कि साउथ के अंदर, जैसे नॉर्थ बेल्ट के अंदर, हिंदी बेल्ट के अंदर रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सीटें हैं, तो उसी तरीके से साउथ में बेल्लारी और वायनाड ऐसी सीट है जो कि जिसको आप ट्विन सिस्टर कह सकते हैं, रायबरेली और अमेठी का, जहां से इंदिरा गांधी का कनेक्शन बहुत बड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस बहुत बड़े धर्म संकट में है, ना तो वो वायनाड और बेल्लारी को छोड़ सकती है और ना रायबरेली और अमेठी को छोड़ सकते हैं। मात्र 17 सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसमें 2 सीटें रायबरेली और अमेठी में तो अभी तक प्रत्याशी उतारे भी नहीं गए हैं। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश यहीं से सत्ता की चाबी जाती है, दिल्ली तक का सिंहासन पे पहुंचा जाता है, वहां आप लड़ने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो दारोमदार जो है वो अपने आप ही समाजवादी पार्टी पर आ जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा बयान देते नजर आए हैं, कहा कि आप कांग्रेस को खत्म कर देगी तो हम गरीबी मिटाएंगे। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी है। हम आपको खबर भी दिखाते हैं। बिल्कुल, तीसरे चरण के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही देखिए खबर, भाजपा नेताओं के हमले भी तेज होते जा रहे हैं।
देखिए, आप कांग्रेस खत्म करो, गरीबी हम मिटाएंगे। देखिए, ये उस वक्त की भाषा, चूंकि हम लगातार आपको कह रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप भाषा शैली को सुने, जो अमूमन थोड़े शांत कहे जाते थे, लेकिन वह शांत अभी फिलहाल नजर नहीं आते। बेबाकी से हर बात को, हर तरीके से अपनी बात को नजर आते हैं, कहते नजर आते हैं। देखिए, उन्होंने कहा 1947 में ही कांग्रेस को खत्म हो जाना था, क्योंकि उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि गांधी जी ने कहा था कि अब चूंकि देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को अब विलय हो जाना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। इसी बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी, डायनासोर की तरह कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। ये कहा, बची कांग्रेस को खत्म कर बापू की इच्छा को पूरी कर दो। सपा की आपने पहले ही चेन उतार दी, अब हमेशा के लिए चेन उतार दो। तो फिलहाल देखिए, आपको याद होगा 2014 में भी जिस तरीके से बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था, नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी, तभी कहा था कि उनकी ये जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया जाए, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। और इसी को लेकर, इसी कार्यशैली को लेकर, इसी मंत्र को लेकर लगातार जो बीजेपी है वो आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हर फोरम से, हर पटल से, हर जनसभा से आप यही कहते हुए सुनेंगे। ना सिर्फ आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, बल्कि जो इतिहास रहा है उसको भी यहां पर साफ तौर पर एक एक शब्दों में बोलते नजर आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिल्कुल, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साथ रहने वाले दो समुदायों के बीच दरार डाल रही है बीजेपी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। देखिए, ये भी कहा कि मोदी और शाह की सरकार फिर आ गई तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पार्टी का नाम नहीं, खुद का नाम लेते हैं। मोदी ने ये कह दिया कि मोदी ने वह कह दिया, वह केवल यही कहते नजर आते हैं। यानी कि जो पूरा चुनाव है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये लगातार आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, पूजा भी इस खबर को आपको दिखा रही हैं, किस तरीके से क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जगह दी गई है इस खबर को। देखिए, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उसको कोट किया गया है। एक साथ रहने वाले दो समुदायों के बीच में दरार डाल रही है बीजेपी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। अब इसमें खास बात क्या है, जब यहाँ पर दो समुदायों का जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटका में भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों के बीच में दरार डालने का काम मत कीजिए, और साथ में उन्होंने कहा कि ये वो देश है जहां पर हिंदू हो या मुस्लिम एक साथ एक जैसे त्योहार मनाते हैं। होली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है। ईद की सेवइयां सब खाते हैं तो होली के रंग भी सब लगाते हैं, और दिया भी एक साथ जलाते हैं, और वो दिया प्रेम का होता है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है सर्वधर्म संभाव। ये भाव हमेशा से हिंदुस्तान का रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे पार्टियां कोई भी हों, क्योंकि हमारे देश के नागरिक, हमारे बाशिंदे एक ही हैं। ये मैसेज जरूर दिया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, धर्म के आधार पर राजनीति आप कर सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप फिलहाल लोगों को बांटने की यदि कोशिश करेंगे तो जनता भी बहुत समझदार है, कहाँ कैसे वोट करना है जनता बखूबी जानती है। चलिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खड़गे के एक बयान को मैं कोट करूंगी। इसमें खड़गे ने इस बात को, प्रधानमंत्री की बात को ही कोट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति और आपके गहनों का एक्सरे कराना चाहती है। वो कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, निरंकुशता नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पे निशाना साधा। कहा, हेमंत बिस्व शर्मा कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस खबर को तरजीह द हिंदू ने दी है। असम में माफिया राज होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ये बड़ा दावा किया है। तो फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर से, प्रियंका गांधी ने हुंकार, असम में ये हुंकार भरती हुई नजर आई हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लैंड स्कैम्स जैसे
कई सारे ऐसे स्कैम हैं जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार वो लिप्त है और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे घोटालेबाजों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, इसके साथ साथ तमाम बड़ी बातें भी कहती नजर आई हैं। कहा है कि आप जिक्र करते हैं वॉशिंग पाउडर, यानी कि बीजेपी अब वॉशिंग मशीन जैसी हो गई है। देखिए, इस खबर को पहले मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से इस खबर को छापा गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक खबर छापी गई है। इसी के साथ साथ ये कहा गया भ्रष्ट लोगों को साफ करती है भाजपा की वॉशिंग मशीन। प्रियंका वाड्रा ने कहा कोई डरा नहीं, 24 घंटे में अमेठी रायबरेली पर फैसला करेंगे। देखिए, मंच से एक बार फिर से रायबरेली का और अमेठी का जिक्र किया गया। साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने वॉशिंग मशीन ऐसी विकसित कर ली है। ये तंज है, ये तंज इसलिए है क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बीजेपी कर रही है, और यदि विपक्ष का कोई भी चेहरा यदि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। तो ये बड़ा तंज, देखिए बड़ा तंज अभी नहीं किया जा रहा, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जहां पर भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ किया जाता है, ये सब चीजें सब पहले उन्होंने सीएम के साथ में भी करी थी। यानी कि आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा, जी हाँ, इनका नाम कैसे भूला जा सकता है जब वह किस तरीके से कांग्रेस से हताश निराश होकर साफ तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब ये कहा गया था कि यहाँ सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए बीजेपी में मैं शामिल हो रहा हूँ। हर फोरम से जो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स हैं इस बात को कहते आ रहे हैं कि आप वैसे तो तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं, वैसे तो एजेंसियां बिठाते हैं, वैसे तो जांच की बात करते हैं, लेकिन उनमें से तमाम चेहरे यदि आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो अपने आप में पाक साफ हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस इस बात को कोट कर रही है और अलग अलग मंच से न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि राहुल गांधी भी इस बात को रेज कर रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस में होती जा रही है, इनके पास खुद के लीडर नहीं बचे हुए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब ये तमाम लीडर्स कांग्रेस में हुआ करते थे तो बीजेपी लगातार निशाना हम पर साधती थी, लेकिन जब यही लीडर्स जिनके ऊपर आप करप्शन के चार्जेस लगा रहे हो, जिनके ऊपर आप तमाम घोटालों की बात कह रहे हो, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो बहुत पाक साफ प्रतिनिधि हो जाते हैं, और इतने पाक साफ प्रतिनिधि हो जाते हैं कि आप उनको मुख्यमंत्री तक का पद दे देते हो। तो इसी बात को कोड करते हुए प्रियंका गांधी ने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि पहले कांग्रेस के लीडर थे उन्हीं पर निशाना साधा है, क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हुए थे, हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कितने चेहरे ऐसे हैं जो अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस को अपना कैडर भी मजबूत करने की जरूरत आन पड़ती है। चलिए पूजा आगे बढ़िए। बिल्कुल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा कि क्या अपराधियों को बीजेपी में संरक्षण मिलता है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, और देखिए भले ही इस खबर को बहुत छोटे कॉलम में जगह दी गई हो अमर उजाला की तरफ से, देखिए मैं खबर ही आपको दिखा रही हूँ जिसमें आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि क्या भाजपा में शामिल हो जाने से अपराधियों के पापों की सुरक्षा हो जाती है, उन्हें सुरक्षा मिल जाती है। यहाँ पर उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया है, कर्नाटका का जिक्र किया, प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया। जिस तरीके से देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि अमित शाह जिस दौरान पीसी कर रहे थे उन्होंने इस बात को कोड किया है कि जेडीएस कार्रवाई कर रही है और कर चुकी उनको निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि छींटे जो होते हैं ना वो तो लगते ही हैं, उठेंगे भी। इस बीच राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वो जाति जनगणना के एक्सरे से डरे हुए हैं, और ये भी कहा कि कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती यदि INDIA सत्ता में आती है तो। लेकिन एक खास बात इस दौरान अमित शाह ने दीपिका वो भी कोट करी थी कि कर्नाटका में मौजूदा समय में सरकार आपकी है, और सरकार अगर आपकी है तो जिस दौरान ये वीडियो क्लिप्स बाहर आनी शुरू हुई थी, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन फ्लोट होना शुरू हुई थी, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी।
आप क्या सिर्फ इस इंसिडेंट का इस दौरान आप इस इंसिडेंट का सिर्फ राजनीतिकीकरण करना चाहते हो क्या? बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र दौरे के दौरान भी अजित पवार पे भी इसी तरह के आरोप जो थे वो भी लगाए गए थे। तो फिलहाल देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन किस तरीके से किस पार्टी दूसरी पार्टी को किस लहजे में ले जाती है, उसके बारे में क्या प्रचार करती है, ये भी देखने वाली बात होती है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये तमाम बड़ी बातें कही, लेकिन दिलचस्प ये होता है, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, ठीक है, आपने वीडियो क्लिप का जिक्र किया, हालांकि जेडीएस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने संदेश खाली का जिक्र कभी किया? क्योंकि टीएमसी आईएनडीआई गठबंधन में है, तो आप संदेश खाली का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है, तो ये भी जरा समझिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमित शाह के फर्जी वीडियो सर्कुलेट के मामले में दिल्ली पुलिस के सामने नहीं पेश हुए रेवंत रेड्डी, कहा कुछ गलत नहीं किया मैंने। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से साफ किया गया है कि उन्होंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया। दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देते हुए उनके वकील सौम्या गुप्ता ने यह भी बताया कि तेलंगाना कांग्रेस के एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर हैंडल को वह नहीं संभालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है। खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कॉलम है, छोटा ही कॉलम है, डबल कॉलम में इस खबर को जगह दी गई है, लेकिन खबर बेहद खास है। ऐसी खबर जो आपको पता होनी चाहिए। पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं सीएम रेवंत रेड्डी और कहा कि मैंने वीडियो न जारी किया है और ना ही साझा किया है। उनकी वकील सौम्या गुप्ता ने कहा कि जिस हैंडल से ये वीडियो जारी हुआ वो रेवंत रेड्डी का है ही नहीं। रेवंत ने ना वीडियो अपलोड किया ना शेयर किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो हैंडल रेवंत रेड्डी का नहीं है तो वो हैंडल किसका है? क्योंकि जब वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ तो वो रेवंत रेड्डी का ही हैंडल था। अब उनके जो वकील हैं हालांकि इस तरीके का बयान दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट आगामी दिनों में इस पर फैसला क्या सुनाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने नामांकन दाखिल किया। रक्षा मंत्री मनोज तिवारी के साथ मौजूद रहे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा समेत कुल 16 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों यानी कि 25 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिए सोमवार यानी कि 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तभी से अब तक कुल 42 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। दिल्ली में नामांकन भरने की तारीख जो है 6 मई अंतिम तारीख है। तो इस बीच आपको बता दें कि मनोज तिवारी ही एकमात्र ऐसे सांसद प्रतिनिधि हैं जिनको दोबारा से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया है। तो फिलहाल देखिए, चुनौतियां कम नहीं होंगी कन्हैया कुमार के लिए भी, क्योंकि कन्हैया कुमार के नाम पर मुहर खुद राहुल गांधी ने लगाई थी। तो फिलहाल बेगूसराय से अपनी सीट को नहीं पा देखिए, पाए इस थे। खबर को यहाँ पर जगह दी गई है दैनिक भास्कर में। भाजपा के मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने नामांकन दर्ज किया है और नामांकन दर्ज करने के दौरान उनके साथ में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद रहे थे। खास बात क्या है ये समझ लीजिए, मनोज तिवारी ही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिपीट किया है बीजेपी ने। और इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा की सीट हो या फिर दिल्ली की बाकी 6 संसदीय सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 2-2 बार के सांसद रहे प्रतिनिधियों को भी चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो खतरे की घंटी भी कह सकते हैं या फिर ज़्यादा मेहनत कह सकते हैं, वो कन्हैया कुमार को करनी पड़ेगी। जो कि यहाँ पर ऐसा लगता है, यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष का ज़्यादा प्रभुत्व है और इसी के मद्देनज़र राहुल गांधी की जो पहली पसंद जो थे वो कन्हैया कुमार बन गए। अब कन्हैया कुमार इस सीट पर क्या गुल खिला पाते ये देखने वाली बात होगा। लेकिन आप ज़रा मनोज तिवारी को ज़रा देखिए, आप कितने खुश, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कल जिस तरीके से आपने पूजा देखा होगा, जो ये रैली निकल रही थी, बड़े ही खुश थे। और
इसके साथ साथ साफ तौर पर देखिए मनोज तिवारी की भाषा शैली भी सुनिए। उन्होंने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग को आप टिकट दे रहे हैं, उसको प्रमोट यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, इसका विरोध भी करते नजर आए थे। फिलहाल ये भव्य रैली निकाली गई थी और इस रैली में जो चेहरे पे मुस्कान थी ना, मनोज तिवारी की देखते ही बन रही थी। बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी ने एक बात को इस दौरान कोट किया था। आनंद हमारे सहयोगी भी इस रैली के दौरान मनोज तिवारी के साथ ही मौजूद थे। मनोज तिवारी की पत्नी भी काफ़ी खुश थी और साथ में प्रदीप धनखड़ थे। उन्होंने जो कि दिल्ली प्रभारी हैं मौजूदा समय में, उन्होंने मनोज तिवारी से पूछा कि इतनी भीड़, क्या आप पहले भी जब नॉमिनेशन फाइल करने आए तो इतनी भीड़ रही है क्या? तो मनोज तिवारी ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये पहली बार इतना हुजूम है, शायद मैं तीसरी बार कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ इसलिए है, और साथ में मोदी मैजिक है ये जो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ये मनोज तिवारी ने उस दौरान कोट किया था। फिलहाल अपनी जीत से आश्वस्त, फिलहाल यानी कि जीत जाएंगे इससे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए काम तो और भी बहुत कुछ होना है, इस बात को उन्होंने भी स्वीकारा है कि जितना काम संभव हुआ कर पाए, लेकिन आगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वापस यदि हम कन्हैया कुमार पे लौटें तो कन्हैया कुमार को एक तो अपनी छवि को पाक साफ करना होगा, उनको दिखाना होगा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, आप ही के भीतर हूँ, आप ही के भीतर से आया हूँ। तो तमाम चुनौतियाँ जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए भी फिलहाल बनी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम खबरों में। इधर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया, कहा कांग्रेस को वोट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा। सीएम ने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस खबर को, जरा देखिए। कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन महासमस्या है, ये खबर देखिए दैनिक जागरण ने भी दिखाई है। और इसी के साथ साथ तमाम जो अखबार हैं इस खबर को तरजीह दी गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं और स्टार प्रचारकों में उनका नाम शुमार है। जो कहते हैं साफ कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, सीधा कहते हैं, और कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन महासमस्या पैदा कर सकता है। तो देखिए इस दौरान योगी आदित्यनाथ, जिनको बीजेपी का स्टार प्रचारक के साथ साथ फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस हैं और ऐसे में वो अपनी छवि को पूरी पुरजोर तरीके से भुनाने का भी काम करते हैं और लगातार खुले मंच से कह रहे हैं कि अगर आपको वोट देना है तो किसी को भी दे दो, लेकिन अगर कांग्रेस को वोट दिया तो ये महापाप है। चलिए पूजा आगे बढ़िए। बिल्कुल, देखिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी के गलत फैसलों की वजह से जनता मुश्किल में फंसी हुई है। देखिए बीजेपी के फैसले गलत होते जा रहे हैं, ये लगातार अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा की एक जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चाचा शिवपाल यादव की भी जमकर तारीफ करी और कहा कि चाचा हमारे इलाज करना जानते हैं, अब उन्होंने ठान लिया है तो बीजेपी का वो इलाज कर देंगे। देखिए इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक जागरण में। देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, केंद्र सरकार के फैसले से जनता संकट में है। अखिलेश यादव ये कहते नजर आए हैं। अच्छे लड़कों की जो जोड़ी है एक बार फिर से मैदान में है। फैसलों को महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। देखिए किस तरीके से शिवपाल ने की भाजपा यूँ कह सकते हैं कि जताने की अपील लगातार कह रही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि यदि हम नोटबंदी का जिक्र कर लें, दीपिका इस दौरान GST खास का बात जिक्र क्या कर लें। रही, जिस दौरान शिवपाल ने बोलना शुरू किया उन्होंने बीजेपी को ही जिताने की अपील कर दी ये थी। जुबान फिसल गई थी उनकी। ये जो वाकया है ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने बोला कि चाचा शिवपाल बीजेपी का इलाज बांधना जानते हैं, लेकिन जुबान जिनका फिसल गई। जिक्र उन्होंने किया, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बीजेपी की जीत की कामना बिल्कुल। करी। देखिए शिवपाल ने की भाजपा को जिताने की अपील। रायगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल की जुबान फिसली। 7 मई को भाजपा को मार्जिन से जिताने की अपील थी।
उन्होंने खुले मन से खुद ही कर डाली। हालांकि तमाम बातों को चूंकि राजनायक हैं और यूँ कह सकते हैं राजनेता किस तरीके से बातों को संभालना जानते हैं, तो अखिलेश यादव बखूबी बातों को संभालना जानते हैं। अखिलेश यादव ने तुरंत ही कमान संभाली, कहा कि इलाज बांधना शिवपाल बखूबी जानते। देखिए इस बीच आपको बता दें, ये भी कहा गया, तमाम बातों को अखिलेश यादव ने गिनाया, कहा कि सरकार ने अपने फैसलों से देश को संकट में डाला, जनता को संकट में डाला। नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फैसलों से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा। ये वो मुद्दे हैं, इसी को लेकर INDIA गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो कि अब उनके साथ में ही है, वह अब जनता के बीच में जा रही है। तो इन तमाम बड़ी बातों को कहते अखिलेश यादव नजर आए। तो बिल्कुल देखिए, चुनावी बयार है और खबरों की भरमार है, और खबरों की भरमार भले ही हो, लेकिन हर सुबह जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, उस दौरान न्यूज़ इंडिया ये कोशिश करता है कि जो अखबार आपके सामने है, उस अखबार में जो खबर छपी है उसको हम डिकोड करके आपको बताएं कि आखिरकार खबर जो लिखी गई खबर भी उसका बताएं, मायना क्या है, सुर्खियां बताएं, सुर्खियों के अंदर क्या छिपा है, उसके मायने क्या हैं, हम वो भी आपको बहुत आसान शब्दों में समझा पाएं, यही हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए कल फिर होगी आपसे मुलाकात, वही सही समय पर, सही 8 बजे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।